पाकिस्तान पर अभी तक भारत ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का हाल वेंटिलेटर जैसा हो गया है। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से ही 22 अप्रैल से 2 मई तक 5,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिया। पाकिस्तान हमले के डर से अपनी सुरक्षा को बढ़ाने और अपने हथियारों को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए अब तक फूंक चुका है, जो अब दुनिया भर में सुर्खियां बन चुका है। अब आज के सवाल, युद्ध से पहले 5,000 करोड़ रुपए फूंक दिए तो जंग में क्या करेगा पाकिस्तान? पहला सवाल पूछता है इंडिया में। दूसरा सवाल, युद्ध में पाकिस्तान को आखिर अब कौन कर्ज देगा, क्योंकि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ है। और तीसरा सवाल, कंगाल पाकिस्तान कितने दिनों तक जंग में टिक पाएगा? उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास अब केवल 96 घंटों तक भारत से लड़ाई करने के लिए गोला बारूद है। वो खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान को कर्ज कौन देगा हथियार खरीदने के लिए? ये वो तमाम सवाल है जिनकी जवाब जो है हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे साथ हुसैन जावेद साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। और हुसैन जावेद साहब, खबर आपने समझ ली होगी, 5,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट को आपको बताना और समझाना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के हर बच्चे के ऊपर 46,000 से ज्यादा का जो कर्ज है वो इस समय है। यानी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 46,000 रुपए का कर्ज होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट करने के लिए ये पैसा जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अलग अलग मुल्कों से या फिर IMF से लेती है। अब सवाल ये उठता है कि जो खुद ही कर्जे के बोझ में हो वो 5,000 करोड़ रुपए केवल सैन्य तैयारियों की दिखावट में ही लगा दे, ये क्या मुनासिब है? जी, सबसे पहले आशीष आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जितने भी गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, आई थिंक अभी तक ना इंडिया में हमेशा हमारी जो आर्थिक सूरत हाल होती है वो वही दिखाई भी जाती है, बताई भी जाती है, जो आज से 3-4 साल पहले की थी, जब हालात बहुत ज्यादा खराब थे। आज का जो पाकिस्तान है इकोनॉमिकली, अब वो मूव ऑन कर मूव चुका है। ऑन हो गया है। हुसैन जावेद साहब रुक जाइए, मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट है, ये किसी मीडिया पेपर की रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर 256 बिलियन डॉलर यानी 21.6 लाख करोड़ का सार्वजनिक खर्च है। ये रिपोर्ट आपकी है, उसी रिपोर्ट को साइट कर रहा हूं, अपनी बात तो पूरी आप करिए। उसमें जी आपने उसी में बता दिया। ये मतलब जून 2024 की बात आप कर रहे हैं, हम 2025 में। तो अब वो अभी साथ साथ रिपोर्ट आई हालात नहीं को है ना हुसैन जावेद साहब, बात अभी तो नई कंप्लीट रिपोर्ट कर आई लें। नहीं है बात आपकी। देखिए, बात तो कंप्लीट करने दी। अब आपने इतने सवाल किए, अब मैं उनका जवाब दूंगा, वक्त तो लगेगा फिर थोड़ा सा। मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो ये रिपोर्ट अपडेट नहीं है। आज के हालात और आज के जो ताजा तरीन इंफॉर्मेशन है, अगर वो हो, वो शायद आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि वो हमारे हक में जाती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, आपने जिस तरह से अपने शो का आगाज किया और जो आपने रिपोर्ट दिखाई, उसमें आपने कहा कि इतने हजार, पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया जो है 5,000 हमने करोड़ इस तरह से। जी 5,000 करोड़। तो देखिए, जहां बात आती है ना अपनी मदरलैंड को डिफेंड करने की, उसके आगे फिर किसी चीज की अहमियत नहीं है। आप लाख यहाँ पे कहते रहे, आपके एक्सपर्ट्स कहते रहे कि इंडिया तो कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम इंडियंस को जानते हैं, अच्छे अंदाज से जानते हैं, और हमारे पास अपने हिसाब से इंटेल आती है, हमने उस पर चल रहा है। अगर हम इंडियन के भरोसे बैठे रहेंगे कि कुछ ऐसा होने नहीं वाला, तो फिर जो है ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम मुकम्मल तौर पे चौकस है। हमारे आर्मी चीफ आपको हर जगह दिखाई देते हैं। यानी कि 2-3 दिन से मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा हूँ, उनकी फैमिली वहां चली गई है, वो यहाँ चले गए हैं, वो हुसैन मुल्ला है। जावेद साहब, आप ही बता दीजिए, फैमिली गई है कि नहीं गई है? आप उसका खंडन कर दीजिए, सर, आप बोल दीजिए नहीं गई है, आप मैं बोलिए। आपके सामने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि हम अपने जनरल्स को जानते हैं और उनकी जिम्मेदारियों को जानते हैं। उनकी जाती जिंदगी क्या है, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है, और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि उनकी फैमिली यहाँ है या कहाँ है, और क्या अगर गई थी वापस आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, उससे कोई लेन देन नहीं है। हमें जो दिखाई देता है, आसिम मुनीर साहब जो है, आपको वो दिखाई एक, देता है या आपको दिखाया जाता है? दोनों में हमें फर्क है दिखाई हुसैन जावेद देता साहब। है। देखिए, हमें दिखाई देता है, मेक श्योर हमें दिखाई देता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मर्ड कोर के साथ भी
टैंक के ऊपर खड़े होकर अपनी स्पीच दे रहे हैं, एलओसी पे अगले मोर्चों पे जा रहे हैं, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक दबदबा बन चुका है उनका इंडिया के अंदर। दबदबा 96 घंटे के लिए आपके पास गोला बारूद है, आप लोगों ने अपना गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया। अच्छा बेचा कि है नहीं बेचा हुसैन जावेद साहब? आशीष, अच्छा है कि अगर आप इस तरह डिनायल में रह, अरे हुसैन जावेद साहब ये बताइए ना कि बेचा कि नहीं बेचा? असलाह बेचा था ना? असलाह बेचा था ना? की बात करने से यूक्रेन वाले असलहे की, जब रूस यूक्रेन के बीच जंग चली थी तो क्या आपकी तरफ से अपने गोले बारूद जो थे वो बेचे गए या नहीं बेचे गए, ये बताइए ना आप। देखिए इस हवाले से मेरे पास नहीं, इस बात के तरफ अगर बेचे गए या नहीं बेचे गए, अगर मुझे इनमें होता तो मैं आपके साथ शेयर करता, मैं आपके साथ डेफिनेटली इस बात को शेयर करता। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये जानता हूं कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मुकम्मल तौर पे चौकस है किसी भी फॉरेन इन्वेजन को रोकने के लिए। लेकिन एक बात क्लियर है, इसमें किसी किस्म की जो पहल है या इनिशिएटिव है, पाकिस्तान वो नहीं करने वाला। लेकिन हुसैन जावेद साहब, लाइटें आप रात में बुझा दें, 2 महीनों के राशन खरीदने के लिए आप कह दें, लोकल लोगों को हथियार आप प्रोवाइड करा दें और फिर कह रहे हैं कि नहीं हम हमला नहीं करने जा रहे हैं। आशीष, अगर हमारे आजाद कश्मीर के पीएम ने एक बयान दे दिया है कि 2 माह का जो आपका राशन है वो स्टॉक कर लेंगे, जो भी है वो उनका बयान है, ठीक है, उन्होंने अपनी हुकूमत में दिया है। लेकिन मैं आपको तो पाकिस्तान में लाइट्स भी ऑन है, मतलब आप स्कूल मानते भी हैं ना खुले हैं, पीओके क्लब्स जो भी है ऑन वो है, आपका हिस्सा people नहीं are है, fine। उनकी हुकूमत है। आप मान गए इस बात को ना? देखिए हम एक बात जानते हैं, हमारा कश्मीर का मौका ना आपकी तरह जो है ना वो आधा तीतर आधा बटेर नहीं है कि 2019 से पहले कुछ और, 2019 के बाद कुछ और। हम एक बात कहते हैं उनको 2019 के बाद तो अब वो जो आपके हिस्से में है ना उसको भी हमारा लेना है पहले जिस पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है जबरदस्ती। अरे यार, अरे चले आप आइए सर, फिर आपको चाय पिलाएंगे, जरूर आइए। कश्मीर का मौसम तो आपके यहाँ भी अच्छा होता है, हमारे यहाँ भी अच्छा होता है, वो तो अच्छा रहेगा और बाकी चाय पिलाएंगे। मैं आपको तंज नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं, तंज फिर नहीं तो कर रहा, आप इसको मेरे समझ मेहमान हो समझिएगा, जाएंगे हमारे ना। गेस्ट पीओके पर कब्जा करने के बाद वो तो हमारा हो जाएगा, तो आप मेरे मेहमान हो जाएंगे, फिर मैं आपको चाय पिलाऊंगा। अनुज माथुर जी, जरा आप बताइए, 5,000 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए जाते हैं केवल दिखाने के लिए। 5,000 करोड़ रुपए, जंग शुरू नहीं हुई है, 96 घंटे के लिए गोला बारूद बचा हुआ है, जंग लड़ने से पहले ये तो हारते नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब हम किसी भी देश के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो उनको हमको समझने की आवश्यकता होती है कि जो रिएक्शन होता है किसी भी चीज का, ये आफ्टर ऑल इवेंचुअली ये जाकर के इकोनॉमिक्स के ऊपर ही जाकर के ये बात रुकेगी। मैं, हुसैन जावेद साहब मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 24 बार आईएमएफ से बेल आउट हो चुका है पाकिस्तान। आईएमएफ से बेल आउट कब होता है? जब आपकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा बुरे हालात में आ जाती है, तो आपको बेल आउट वैसे बाय इटसेल्फ इज अ वेरी नेगेटिव टर्म कि आप डूब रहे हैं तो आपको डूबने से बचाया जाए। और अभी 25वां बेल आउट अंडर कंसिडरेशन है आईएमएफ में। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि 2024 से लेकर के और 2025 के बीच में हुसैन साहब हमारे आपके पाकिस्तान में 50,000 गुना बेहतर हो गया इकोनॉमी, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से ये बात गले उतरने वाली नहीं है। फिर भी मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं बहुत बड़ा चेंज हो गया, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट तो आपको पता दिया आशीष ने पढ़ के। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि स्ट्रेटेजिकली जब इससे आपको ये बात मानने की आवश्यकता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक रेडिकल आर्मी चीफ है, उन्होंने एक इस बार जिस प्रकार का हमला किया है वो उससे बहुत बड़ी मुझे गलती आपको समझना चाहिए हो गई है। और उसके बाद जो रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, कल से मैं इस बात को पे जोर डाल रहा हूं कि जो रिएक्शन है वो डिसप्रपोर्शनेट है। और डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन हुसैन साहब वो उस समय होता है जब आपको डर होता है। डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन जब आप ताकत में हैं उस समय नहीं हुआ करता डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। सारे रेलवे स्टेशन को सेना को सौंप देना, ये कोई एक्शन नहीं है जबकि कोई लड़ाई नहीं चल रही है। 4-5 मेजर एयरफील्ड्स को बंद कर देना, ये कोई रिएक्शन नहीं है जबकि लड़ाई शुरू नहीं हुई है।
2-3 डिविजन्स आप मोबिलाइज कर देना, जबकि कोई मोबिलाइजेशन दूसरी तरफ नहीं हुआ है। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और इन चीजों में जो अर्थ खर्च हो रहा है वो उस देश के लिए जो कि एक बेल आउट की एप्लीकेशन के बेसिस पे अपने इकोनॉमी को संभालने का प्रयास करेगा, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है बहुत बड़ा खर्चा है। और ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि आपकी सेना कहीं ना कहीं आपको परेशानी में देश को ना डाल दे। वो बिल्कुल डाल चुकी है। एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपका रिएक्शन लूंगा। पाकिस्तान में हथियारों की इस समय भारी कमी है। चीन को बैटल टैंकों का पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया है। पाक में 4 दिन का ही अब गोला बारूद बचा हुआ है। पाक में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान ने अपने गोले बारूद को यूक्रेन को बेच दिया। अब पाक को हथियार चाहिए, लिहाजा चीन को बैटल टैंकों का ऑर्डर दिया गया है। ओपी तिवारी जी, आप इस पे रिएक्शन दीजिएगा। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे आईएमएफ पे रिएक्शन लूंगा। ओपी तिवारी जी, देखिए, बैटल टैंक का ऑर्डर दिया है फर्स्ट क्लास, लेकिन ये ऑर्डर कब तक एग्जीक्यूट होता है इसमें समय लगता है। मतलब बट ये शोज वेरी क्लियरली कि इनके पास टैंकों की कमी हो गई है और ये जैसा जब गोला बारूद की आप बात करते हो वो खत्म हो गया। पहली बात मैं जब कहना चाहता हूँ कि इनका रोज के खर्चे हो रहे हैं इतने 1000 करोड़, तो ये भारत सरकार तो यही चाहती थी कि इनके खर्चे बढ़े, परेशान हो, अपने आप सड़क पर लोग आएंगे। अब इतना खर्चा, कितने 54,000 करोड़ कितना खर्च कर रहे हैं, तब जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ समय इंतजार कीजिए। देखिए पाकिस्तान की हालत और कितनी खराब हो जाती है। ये तो आर्मी लीडर है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता देश की हालत में पहुंच रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या चला जाएगा। ये तो अपना सामान लेके जो फार्म हाउस अमेरिका पहुंच जाएगा। ये लोगों को समझना चाहिए। और पिछले पाकिस्तान के इतिहास में भी ऐसा हुआ है कि जहां कुछ कर्नल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स ने मिलकर भी अपने चीफ अगेंस्ट कूप किया है। वो कूप भले ही सक्सेसफुल नहीं हुआ है, पिछले एक टाइम सक्सेसफुल हुआ था, दूसरी टाइम अनसक्सेसफुल हुआ था। तो मैं तो पूरी उम्मीद करता हूं कि, और मैं श्योर हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक और कू होगा। यही इनके जवान, इनके जो ऑफिसर है वो वही करेंगे। इस लीडर से इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और अपने आप देख नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान किस हालत में जा रहा है। तो मैं हम लोगों को कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए जब इनके कुछ कर्नल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स, यंग ऑफिसर्स आके कू करें, इसको एलिमिनेट करें। बिकॉज इसकी जितनी प्रॉपर्टी लेके यहाँ से भाग गया है और इसका लंबा टर्म का उद्देश्य क्या है? बैठना, चीन पाकिस्तान का बॉस बन के बैठना। पाकिस्तान बॉस का खोखले पाकिस्तान से, गरीब पाकिस्तान से बैठने का क्या फायदा होगा? अब इंडिया को एक ही पहल उतारनी है कि इसको पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट करना है और कोई लोन, आईएमएफ से लोन और किसी जी उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि 9 मई को आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी बैठक होने वाली है। पाकिस्तान ने लगभग 11,000 करोड़ का कर्ज जो है उसको रिव्यू करने की बात कही है और भारत ने इसका विरोध किया है। आतंकवाद का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को पैसे ना देने का विरोध किया है। पिछली अगर बैठक की मैं बात करूं तो उसमें भारत ने पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज पर वोटिंग नहीं की थी। हालांकि इस बार भारत पाकिस्तान को लोन देने के खिलाफ वोटिंग करेगा। संजीव श्रीवास्तव जी, इसके मायने क्या हैं और इसका प्रभाव पाकिस्तान के इकोनॉमिक पर क्या कुछ पड़ेगा अगर आईएमएफ जो है वो लोन देने से इनकार कर देता है पाकिस्तान को? तो देखिए आशीष जी, पाकिस्तान ने जो पहलगाम की जो आतंकी घटना को कराने की जो साजिश रची, उसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान पर भारत बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इम्पोज कर रहा है। और अगले दिन ही बड़ा एक निर्णय लिया गया और एक सिंधु जल समझौते का स्थगन हो, वाघा अटारी बॉर्डर को क्लोज करना हो, या अब जो एक नया डिसीजन लिया गया है कि चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी इम्पोर्ट्स हैं वो भारत ने रोक लगा दी है पाकिस्तान से। डिजिटल स्ट्राइक भी की गई है। तो जाहिर है कि भारत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस पूरे आतंकवादी घटना को रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसमें मिलिट्री का एलिमेंट भी अभी आना बाकी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां पर पाकिस्तान को पहले से जो मदद मिलती रही है, उन मंचों को भी भारत पाकिस्तान की जो साजिशें हैं उसको उसके संदर्भ में पूरी सूचना दे रहा है, उन्हें आगाह कर रहा है। ये जो पैसा है, यदि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को लगातार देता है तो इसका जो इस्तेमाल है वो आतंकवादी गतिविधियों में किया जा सकता है, आतंकियों को फंड करने में, सपोर्ट करने में किया जा सकता है। जैसा कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो लीडर्स हैं, जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई के द्वारा लगातार किया जाता है। जो पाकिस्तान है आज भी आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर
और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करता है। जनरल मुनीर ने जिस तरीके का संबोधन दिया और एक कट्टरपंथियों की तरीके से बात करते नजर आए, और उसके बाद इन आतंकियों ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सेग्रीगेट किया और फिर एक एक करके हिंदू कम्युनिटी के लोगों को मारा। और अब तो ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जो पहलगाम से करीब 12 किलोमीटर दूर एक आरू वैली है, वहां पर यहूदी आबादी को भी ये टारगेट करने की मंशा रखते थे। तो ऐसे में उनकी जो सोच है वो पूरी तरीके ऐसी ही थी जैसे कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। और एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की सोच, विश्व में धर्मों के आधार पर टकराव को बढ़ाने की जो एक ये नफरत वाली जो सोच है वो उन आतंकियों ने दर्शाई है। और इसके और जनरल मुनीर का आपने अगर बयान देखें तो उसमें हिंदू और मुस्लिम कैसे अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते, भारत पाकिस्तान कैसे कभी एक नहीं हो सकते, कभी अलग अलग है, ये सारी जो तकरीरें उन्होंने अपनी बातें रखी, उनसे उनकी जो नफरती जो सोच है वो स्पष्ट रूप से दिखती है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत ये आगाह कर रहा है और उनको बताएगा, और इसके सबूत भी दिए पहले भी दिए जाते रहे हैं। और सिर्फ IMF ही नहीं आशीष जी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से भी, FATF के माध्यम से भी भारत पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, और TRF ने जिस तरीके की जिम्मेदारी ली, तहरीके जो ये द रेसिस्टेंट फ्रंट है जो कि लश्कर तोयबा का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का जो नेटवर्क है वो किस तरीके से अभी भी इंटैक्ट है, और आतंकियों को फंडिंग दी जा रही है, उन्हें हर तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें भारत IMF और FATF के पास रखेगा, और इसके माध्यम से भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने की और इसके ऊपर दबाव डालने की जो तैयारी है वो एक दिलचस्प जानकारी है संजीव श्रीवास्तव जी, उस पर जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं इनके पास जाऊंगा। जो पाकिस्तान है, जो रिपोर्ट्स हैं, हुसैन जावेद साहब इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि संजीव श्रीवास्तव के जवाब के बाद आप ही के पास आऊंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेता है, और अगर मैं 1958 से 2024 तक की बात करूं तो IMF से 25 बार से ज्यादा जो पाकिस्तान है उसने कर्ज लिया है, $18 बिलियन से ज्यादा कर्ज लिया है, और उसमें से बहुत थोड़ा सा ही चुकाया है। जी जी बिल्कुल, ये एक सच्चाई है। और पाकिस्तान के जो लीडर्स ने ऐसा बार बार किया है कि कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेना, और इस तरीके का जो कर्ज चुकाने की जो प्रक्रिया में उसने चाइना से, सऊदी अरबिया से, UAE इत्यादि से भी इस तरह का कर्ज लेकर के और फिर अपने कर्ज को चुकाने की तरफ वो आगे बढ़े हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन उनके जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, वो किस तरीके से फाइनेंशियल करप्शन में भी डीपली इन्वॉल्व है, इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है। वो इकोनॉमिक तंत्र को भी कंट्रोल करते हैं, वो मिलिट्री का तो उनका डोमेन है ही, और राजनीतिक तंत्र को तो कंट्रोल करते ही हैं, जो अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से और अनेक तरीके के इकोनॉमिक स्टेप्स के माध्यम से वो पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस तक में वो शामिल है। और इस चीज को समझना होगा क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान को अगले 4 सालों में $100 बिलियन यानी करीबन 8.4 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा। अगर जुलाई 2025, चूंकि नए डेटा की बार बार बात करते हैं हमारे मित्र साहब, तो मैं उनको ये डेटा भी बता दूं कि जुलाई 2025 तक आपको 2.56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। ये सारे कर्ज कैसे चुकेंगे हुसैन जावेद साहब? आशीष जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात, और चूंकि ये हमारे पाकिस्तान के मित्र बैठे हुए हैं, आपने IMF से कर्जा तो लिया ही है, सऊदी अरबिया UAE से कर्जा लिया है, चाइना का जो एक बहुत बड़ा जो CPEC का जो प्रोजेक्ट है, चाइना जो भी पैसे लगा रहा है, 62 बिलियन से भी डॉलर की ज्यादा की राशि चाइना वहां लगा चुका है, वो पैसा चाइना लोन के तौर पर दे रहा है। और पाकिस्तान इस तरीके के कर्ज को चुकाने की बिल्कुल भी जब स्थिति में नहीं होगा, तो यही चाइना आपसे हम्बन टोटा की तरीके से आपकी जमीन भी मांगेगा, आपकी जो टेरिटरी भी क्लेम करेगा, और आपको देना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और इसी वजह से आशीष जी, मैं कहता रहा हूं, पहले भी कहता रहा हूं कि भारत को, चाइना को नॉर्दर्न फ्रंट पर तो हमें डील करने की जरूरत है, लेकिन इस बात की भी तैयारी करने की जरूरत है कि चाइना को हमें वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करना होगा। क्योंकि जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस चाइना का आप जिक्र कर रहे थे, द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिसंबर 2024 में हुसैन जावेद साहब,
चीन ने पाकिस्तान को 28.7 बिलियन डॉलर, यानी अगर हम रुपयों की बात करें तो 2.42 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया है। इस बात को समझना होगा। संजीव श्रीवास्तव जी जो बोल रहे हैं कि ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो आपकी जमीनों पर चाइना जो है वो कब्जा करना शुरू होगा। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं सही कह रहा हूं ना? फिर मैं हुसैन जावेद साहब से रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि हम्बन टोटा का आपने देखा, हम्बन टोटा का श्रीलंका में एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से हम्बन टोटा को जब श्रीलंका कर्ज के पैसे नहीं चुका पाया तो चाइना ने कहा कि अब ये 99 ईयर्स के लिए हमें लीज पर दे दीजिए। और इसी तरीके की जो एक विस्तारवादी उपनिवेशवादी जो सोच है वो चाइना के पूरे BRI के प्रोजेक्ट में, जिसका कि CPEC पार्ट है, उसमें दिखाई देती है। ये एक औपनिवेशिक। हुसैन जावेद साहब, रिएक्शन आपका। जी, मैंने अभी संजीव साहब की सारी बात सुनी है। देखिए, जहां तक आपने बात की ना इसके हवाले से, चाइना के हवाले से कि उनका यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्ज और CPEC के हवाले से लोन है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारी उनके साथ जो एक ताल्लुक है वो आज का नहीं, वो दहाइयों पहले का है। इस बात को भी समझ लीजिए। हम सिर्फ कोई इस तरह के, हमारी पार्टनरशिप नहीं है कि वो हमें कर्ज देते हैं और हम उनसे कर्ज लेते हैं। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत ही लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसमें आज या कल का नहीं सोचा, बहुत आगे का सोचा गया। और चाइना के साथ अक्सर हमारी जो डील्स है वो उसको दोबारा से नेगोशिएट भी कर लिया जाता है। तो एक तो इस चीज से बिल्कुल हमें हम्बन टूटा के साथ बिल्कुल उसकी तुलना ना करें, थे कोई इसका कंपैरिजन नहीं। दूसरी बात है कि यही बात पहले श्रीलंका भी नहीं मान रहा था। हुसैन जावेद साहब, मैं आपको बता दूं, फिर अपनी बात को पूरा करिएगा। यही बात शुरुआत में श्रीलंका भी नहीं मान रहा था, आपने ध्यान दिया होगा। जी, वो आपकी बात समझने में बड़ी देर, आपकी बात ठीक है। मैं आपकी बात को, मैंने अगेन कहा कि मैं आपकी बात को दोबारा मतलब इस नकार नहीं रहा बिल्कुल कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान में फर्क है अगर आप चाइना की निगाह से देखें। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अभी आपने इंडिया की बात की कि इंडिया जो है FATF के जरिए भी हम पे दोबारा से प्रेशर डालेगा, वो ये साबित करेगा कि हम आज भी जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं, जिसकी बेस पे दोबारा हमें कटहरे में लाया जाए। और वो शायद इंडिया ये भी ट्राई कर रहा है कि वो IMF के ऊपर भी असरअंदाज होगा। तो ये सब इदारे जो ना, ये इंडियन हुकूमत के माजरत के साथ उनके अंडर नहीं आते कि जो इनको एक सफेद कागज पे लिख के दे दिया और वो उस पर अमल कर देंगे। दुनिया है, आलमी बिरादरी है, उनको सबूत भी देने होते हैं। इस बात को भी मानिए ना, जहाँ है ये बात। अगर आपके पास, मैं ये नहीं कहता कि आप संजीव जी, जब आपने बात की तो मैंने बिल्कुल तहम्मुल से आप बोलिए। मैं वो कह रहा हूँ कि देखिए, जब आपके पास सबूत होंगे, शायद आज नहीं शायद कल होंगे, जिस तरह के भी सबूत होंगे, ठीक है, आप उनके साथ शेयर कीजिए। उसके बाद हम भी यहाँ, आप भी यहाँ दोबारा इस शो में बैठेंगे और देखेंगे इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हुआ है। आशीष, एक अगर आप मुझे इजाजत दें, एक आपसे मुझे इजाजत चाहिए। मैं अपने जो बहुत ही काबिल एहतराम है माथुर साहब, तिवारी साहब, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल करना चाहता हूँ कि सर, मैं सिर्फ आपसे जानना ये चाहता हूँ कि इंडिया में एक मिलिट्री कॉन्सेप्ट आया पिछले 1-2 साल में, और आप दोनों उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते होंगे। वो है जो आपके यहाँ ये हमारे अंदरूनी मसला है, उसमें कहां आप पढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका पहले रुक कर लूं। सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। POK में दिखा है लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप। सैटेलाइट तस्वीरों में लश्करी के कैंप दिखाई दिए हैं। आतंकी कैंपों का पहलगाम हमले से हो सकता है संबंध। इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया के सामने फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। POK में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप दिखा है सैटेलाइट तस्वीरों में। आतंकी कैंपों का पहलगाम हमले से हो सकता है सीधा संबंध। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मैं माथुर साहब से इस पर रिएक्शन ले लूं। माथुर साहब, लश्कर तैयबा का जो ट्रेनिंग कैंप है वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। 1 मिनट, हाँ बोलिए। हुसैन जावेद साहब, आप कुछ कह रहे हैं। जी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद बोलिए। उनके जवाब दे दें। जी, मेरा एक सिंपल सवाल है, इसको एंटी इंडिया सवाल बिल्कुल मत समझे। ये मैं जानना चाहता हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इंडिया के यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट आया है थिएटर कमांड का, कि आपने कहा है कि हमने अपनी फौजों को ज्यादा इंटीग्रेट करना है, उनमें ज्वाइंटनेस होनी चाहिए। चाइना को काउंटर करने के लिए आपने लखनऊ के अंदर अपना सेंटर बनाया है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए जयपुर में, और आपने आपकी एक बहुत बड़ी एक
हुसैन जावेद साहब, मैं आपको मान गया, आप भारत के बारे में आपको पूरी जानकारी आप रखते हैं, लेकिन अपने मुल्क में गोला बारूद खत्म हो गया, किस तरह के कर्जे में आप हैं, इसकी जानकारी नहीं है। आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि मुनीर साहब की बेगम यहां है कि देश छोड़कर भाग गई। आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन आप भारत के बारे में पूरी जानकारी चाहते भी है, रखते भी है। मैं आप पर आऊंगा, लेकिन जो ट्रेनिंग कैंप है, मैं ट्रेनिंग कैंप पर पहले माथुर साहब का रिएक्शन ले लूं। माथुर साहब, आपने वो तस्वीरें देखी आतंकी कैंपों का, वो जरा उसके बारे में बताइएगा। लश्कर तैयबा के ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, सैटेलाइट तस्वीरों में ये लश्कर के जो कैंप है वो दिखाई दे रहे हैं, और पीओके में बाकायदा ये ट्रेनिंग कैंप से तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। आशीष, देखिए कि पाकिस्तान में बहुत, एक दो नहीं, बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स इनके चलते हैं। ये बात कहने की आवश्यकता हमें नहीं है। आप देखिए कि अभी जावेद साहब कह रहे थे कि भाई प्रूव करना पड़ेगा, ये कोई जरूरत नहीं है प्रूव करने की। आपके मिनिस्टर्स ने एक्सेप्ट किया है कि हम 30 साल से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके प्रधानमंत्रियों ने एक्सेप्ट किया है कि 40,000 टेररिस्ट हम अभी भी पाल रहे हैं। आज की तारीख में जगह जगह हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, कहां कहां पर टेररिस्ट कैंप हैं, कहां कहां पर इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए लोग बैठे हुए तैयार, और किस किस जगह से उन लोगों को हटा लिया गया है, और वो तमाम हर जगह से नहीं। देखिए आशीष, आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देता हूं। देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे स्थानों पर, जो कि हमें पता है, जैसे कि बालाकोट जो हुआ था, ऐसे कई जगह पर कई सारे टेररिस्ट तंजीमों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। रिक्रूटमेंट की एक्टिविटीज होती है, ब्रेन वॉशिंग की एक्टिविटीज वहां पर होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तैयार किया जाता है कि वो जाकर के न केवल भारत में बल्कि और कहीं जाकर के भी उसको टेररिज्म में हिस्सा लें। और कहा कई बार ऐसा सुनाई देता है आशीष कि वो कहते हैं कि हम गाजा जाके भी ये करेंगे और फलानी जगह तुर्की में जाके ये करेंगे। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, ये जो ट्रेनिंग कैंप आपको नजर आया ये एक है, ऐसे कई ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो वहां पर फॉरवर्ड एरियाज में पीओजे में। हुसैन जावेद साहब मानेंगे इस बात को? जी माथुर साहब, आप फिनिश कर लीजिए। अभी हाँ, तो अभी क्या हुआ है कि उन्होंने कई आगे वाले एब्सोल्यूट फॉरवर्ड पोस्ट से, क्योंकि उनको ये सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा था, उनको पीछे खींचा है। और ये जो जगह आपको नजर आ रही है एरियल फोटोग्राफ में, सैटेलाइट फोटोग्राफ में, वहां पर कॉन्सेंट्रेट किया, इकट्ठा किया हुआ है, और इस वजह से ये आपको तुरंत इतना बड़ा इस जगह नजर आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, और इंडियन आर्मी के पास पूरी डिटेल्स हैं कि कहां पर किस प्रकार का कौन सा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। जी हुसैन जावेद साहब, अब तो मान लीजिए कि जो कैंप से अभी भी चल रहे हैं और मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं, असल में बात ये कि आपके पास इंफॉर्मेशन ये ना लेट पहुंची है। हमने कल भी और आज भी जितने आपने वो कैंप खाली करा लिए। आशीष, आपसे मेरी शिकायत ये बड़ा हम्बल शिकवा है कि आप मुझे बात ही नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं आपको पूरा बोलने देता हूं। सबसे ज्यादा हुसैन जावेद साहब, आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा समय मैं आपको देता हूं। सर क्या समय स्टार्ट लेके आप वहां पे चले जाते हैं, समय मुझे काम मिलता है जी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं है। जी मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमने आज भी और कल भी जो हमारे हिस्से का कश्मीर है, वहां पे जितने भी ऐसी जगह जो साइट थी जिनके बारे में ये कहा जा रहा था इंडियन मीडिया के हवाले से कि यहाँ पे आतंकी कैंप है या उनके यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, उनका दौरा करवाया हर जगह पे, खाली करवा के, मीडिया को खाली करवा के पहले सारा एविडेंस हटा के दौरा करवाया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना करा देंगे। वही मैं कह रहा हूं सर, सारा कहां हटता है। और अब देख लें, अगर तो इंटरनेशनल मीडिया ने उसके ऊपर कोई ऐसी अपनी टिप्पणी दी हो कि भाई हमें तो वाकई यहाँ पे शक है, यहाँ तो वाकई कुछ था, तो ठीक है, उनकी बात हम भी मान लेंगे। वो ना आपके लोग हैं ना हमारे लोग हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो यही मतलब इसमें बात है। मतलब आप वही दिखाना चाहते, आपने वही दिखाया जो आप दिखाना चाहते थे, खाली कैंप। अच्छा एक मिनट तो दे दे, अब मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट ही मांग रहा था। मेरा एक सवाल रह गया था माथुर साहब से। हाँ, कि मैं ये कह रहा था जी, आशीष सवाल कर लूं? हाँ बोली, क्या बोल रहे थे आप? इजाजत? ओके सर, मैं ये सिर्फ सवाल आपसे करना चाह रहा था कि इंडिया का जो थिएटर कमांड है, आप देखते हैं
किस हद तक ये बिल्कुल जो है ये अपनी प्रैक्टिस में आ चुका है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है। नहीं, ये जानकारी लेके आप क्या करिएगा? एक मिनट रुक जाइए माथुर जी। मैं जवाब हाँ। देता हूँ आशीष, मैं जवाब देता हूँ कि ये एक हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और इसमें हम क्या कर रहे हैं और कहां तक आ गया है और क्या नहीं आ गया है, इससे आपको मेरे हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको स्वयं नजर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई बात बताने की जरूरत नहीं है, ये टेलीविजन के ऊपर डिस्कस करने के इश्यूज नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, जहां तक सवाल सर बातें तो सारी जी, आप अपनी बात पूरी करिए माथुर साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। कुछ सामने नहीं है और कोई किसी को कुछ मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो रहा है, ये कैसे करेंगे, वो करेंगे, दैट इज नॉट एनीबॉडीज कंसर्न, उसको छोड़िए। तो ये आपको जब समय आएगा अपने आप नजर आ जाएगा। मैं जो कह रहा था वो ये है कि देखिए, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात है, उसको प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं, जो कि सबको नजर आ रहा है, और हर 6 घंटे में एक बार कोई ना कोई इस बात की धमकी दे रहा है कि हम एटम बम चला देंगे। इससे बड़ा आतंकी एक्शन क्या हो सकता है? कोई दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि एटम बम करती रहे। और आज तक 6 और 9 अगस्त 1945 के बाद आज तक किसी भी ताकत ने एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया। 9 देशों के पास एटम बम है, सब एटमी ताकतें हैं। तो ये जो सोच है, ये जो माइंड सेट है, ये आतंकी माइंड सेट है, आतंकवादी माइंड सेट है। हम आतंकवादियों को पनाह नहीं मानना, डिनायल में रहना कि हमने कुछ नहीं करा है, ये आतंकवादी माइंड सेट है। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये स्टेट पॉलिसी है कि हम भारत में लहूलुहान करते रहेंगे, भारत को छोटे छोटे एक्शन करते हुए। ये पाकिस्तान का रियल एजेंडा है। आशीष, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर नहीं है, क्योंकि कश्मीर उनका है नहीं, वो इस बात को जानते हैं। पाकिस्तान का रियल एजेंडा है भारतवर्ष को कमजोर करना, टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट, और वो उनका प्रयास है। और ये जो लेटेस्ट हमला पहलगाम में हुआ है, वो उसी चीज के ऊपर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करके और उसको किसी प्रकार से इसको आग भड़का करके। इनको शायद पता नहीं है कि आज की तारीख में जो मुसलमान या कोई भी माइनॉरिटी हिंदुस्तान में जितनी सेफ है, दुनिया के किसी कोने में उतनी सेफ नहीं है। हिंदुस्तान ने 3 राष्ट्रपति दिए हैं, तो इसको हम उसके आगे भी मुझे कोई जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने प्रयास किया आशीष, बुरी तरह ये असफल रहे। किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का, बाकी असदुद्दीन ओवैसी साहब का और जितने भी लोग हैं वहां, सबका जो रिएक्शन आया है, वो इनके बिल्कुल सही शब्दों में इनको जवाब है। इनको जवाब है भारत हुसैन जावेद साहब में जो प्रयास किया उन्होंने, 1 मिनट, जो प्रयास किया उसमें पूरी तरह सफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया था कि भारत की आत्मा है अनेकता में एकता, और उस आत्मा के ऊपर हमला करने का प्रयास किया था। और उस हुसैन जावेद साहब, इसका जवाब दीजिएगा। ओपी तिवारी जी के पास जाऊंगा। जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यही वजह है कि 22 अप्रैल के बाद जो आपके यहाँ कश्मीरियों के ऊपर प्रॉब्लम्स आए ना, जिस तरह उनको सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपके जो स्लीपर सेल यहाँ छुपे हुए हैं ना, उनको दिक्कत आ रही है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बेचैनी कहां से बढ़ रही है। आपके लोग पकड़े जा रहे हैं जो आपके मुल्क के लिए काम करते थे, उनके घर ढाए जा रहे हैं। बाकी किसी कश्मीर में रहने वाले को दिक्कत नहीं है। हुसैन जावेद साहब, अरे भाई, आप मेरी बात ना माने। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखने के भाई इंडियन हुकूमत को उमर अब्दुल्ला, अगर उमर अब्दुल्ला के समर्थन में चले तो जो पानी मिल रहा है ना, वो भी ना मिलेगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि एक बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए। और जो संधि की बात है, सिंधु समझौता है, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर के साथ जाती है, ऐसा समझौता होना ही नहीं चाहिए था। अब बताइए, उमर अब्दुल्ला इस बात का भी बयान करिए। ओपी तिवारी जी, आपको बीच में लाना चाहूंगा। आपने सुना हुसैन जावेद साहब की बात कर रहे थे कि हमारे आर्मी एयरफोर्स के बारे में, तो माथुर साहब ने सही जवाब दिया। हमारा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम इंप्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे और जैसे होगा होता रहेगा। हमें काउंटर कर रहा है, आपको भी, चाइना को भी। अब जहां तक इनका लोन का सवाल है कि इंडिया गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन बड़े अच्छे लिए हैं। अब इतने अच्छी तरीके से पैर तोड़ा जा रहा है इनका कि इतनी खर्च बढ़ गई है। अब कोई लोन देने के लिए भी सोचेगा कि लोन तो लौटाने लायक है ही नहीं। मैं एक बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बता रहा हूं, एक आउट ऑफ बॉक्स टोटली थिंकिंग ऑन द लाइन
ये कह रहा हूं कि इतना कर्ज हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर, इतना कर्ज हो जाएगा, हो सकता है कि भविष्य में इनको बेल आउट करने के लिए न्यूक्लियर आर्सेनल किसी और कंट्री को देना पड़े। दैट विल बी द बेस्ट सिचुएशन, जब इनको इस कर्ज को कम आउट करने के लिए पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल किसी और को देना पड़े। मेरी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, मैं विश्व को इस लाइन थिंकिंग बनाने की कोशिश करूंगा। जहां तक इनके आर्मी का सवाल है, पास्ट में इनकी हिस्ट्री भी पढ़ रहा था, इनके यहाँ कई लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर ने मिलकर भी आर्मी चीफ के अगेंस्ट भी बगावत की है। कभी सक्सेसफुल हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं। अब एक आदमी, समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी अकेला पाकिस्तान को राइट पर कैसे लेके जा रहा है। अब ये डॉन न्यूज़पेपर में जो उन्होंने एक मैसेज जो लीक किया था और एक प्रिंट निकाला था कि इमरान खान के साथ किया हुआ, ये तो बाकी पाकिस्तानियों के डर पैदा किया है कि आप हमारे साथ रहिए, नहीं तो हम आपके साथ वही करेंगे जो इमरान खान के साथ किया है। आशीष, इसमें मेरे कोई संदेह नहीं है, ताकि अब जिस तरीके से देखिए कि सब लोगों ने उसके पक्ष में कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश की है। ओपी तिवारी जी, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है जिसका जवाब मुझे हुसैन जावेद साहब से लेना पड़ेगा। कंगाल पाकिस्तान ने अपनी मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दी है। मंत्रियों की सैलरी में 140% की इजाफा किया है। सैलरी 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 की है। बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 1, 2025 से लागू होगी। हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मंत्री लोग अपनी सैलरी 140% बढ़ा ले रहे हैं। जी, एक तो पहले मैं ये कहूंगा, ये खबर जो है ना, कम से कम भी आज से 1 माह पहले की जो आप आज बता रहे हैं, चले ठीक है, आपने बयान कर दी, इट्स ओके। इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतने फीसद इजाफा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, आपकी खबर सही है। लेकिन ये भी देखिए, ठीक है, इसका जो एक बैकग्राउंड है कि पिछले 18 से 20 साल के बाद इतना इजाफा हुआ है उनकी सैलरीज में, और 140% इजाफा, 2 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख। सर, हम बहुत अमीर मुल्क हैं, हम आप अगर हमारी एनेक्स देखेंगे ना, आपको मतलब आपने जो बात कह दी, मुझे भी हंसी आ गई, सारे पैनलिस्ट को भी हंसी आ गई, आपकी अमीरियत पे हंसी आ गई। आशीष, आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है एंड ही हैज डन द ट्रिक। संजीव श्रीवास्तव जी, सुन लिया आप जी आप बोल लीजिए, फिर मैं संजीव श्रीवास्तव जी से रिएक्शन लूंगा। जी अक्सर सुना मैंने कि अभी शायद कल भी हम मतलब थे एक शो में, उससे एक दिन पहले भी थे कि पाकिस्तानी जनरल्स को मतलब पे बहुत अच्छी मिलती है, फैसिलिटीज बहुत मिलती है। तो वही मैं कहूँ ना कि इंडियन आर्मी को भी इस पे सोचना चाहिए। आप तो अग्निवीर पे जा रहे हैं, अब आपको जो पहला बैच आया था अग्निवीर का, वो तो उनकी तो रिटायरमेंट की उम्र भी आ रही, क्योंकि 3 साल उन्होंने सर्विस करनी थी, ठीक है। तो बहुत फर्क है ना, मतलब आपका बजट बहुत बड़ा है हमसे, बहुत बड़ा बजट, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा बजट बड़ा है, लेकिन हम कर्ज चुकाने के लिए कर्ज नहीं लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, जरा इस पर सोचिए कि मंत्रियों की सैलरी बढ़ा दी गई, आम आदमी के लिए आटा खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, गुर्बत में जी रहा है, और मंत्रियों की जो सैलरी है उसमें 140% का इजाफा कर दिया जाता है। आशीष भाई 18 साल बाद बढ़ाएगी, ये भी तो बताया ना, बात तो फिर पूरी करें। कि जो पाकिस्तान के द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो कर्ज के लिए जब वो बात करते हैं, तो अनेक तरीके के जो नेगोशिएशंस करते हैं, उसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लगातार ये कहता है कि आप ऑस्टेरिटी मेजर्स लीजिए, टैक्स कट्स कीजिए, डिफरेंट जो है खर्चे कम कीजिए, इत्यादि इत्यादि। और आप जो खर्चे कम करने की प्रक्रिया में जो कृषि के क्षेत्र में भी आपको अपने जो अनेक खर्चों को कम करना पड़ा है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आप लगातार इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि हम अपने खर्चे कम कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स रही कि कई मिनिस्ट्रीज को आपने बंद कर दिया, और ऐसे में जो मिनिस्टर्स का जो ये सैलरी है 140% बढ़ा देना, जाहिर है कि IMF में इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ सकती है। IMF इसका संज्ञान लेते हुए जो है एक नकारात्मक व्यू भी रख सकता है। हालांकि एक बात, ये मैं लाइटर नोट पे ही कह रहा हूँ, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, गंभीर बात तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो वहाँ की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करती है। चाहे वो वहाँ के मिलिट्री लीडर्स के ऐशो आराम का जीवन आप देख लें, चाहे उनके बड़े बड़े जो बंगलोज होते हैं, जागीरें होती हैं, और विदेशों में घर होते हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और चाहे वो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जो मिनिस्टर्स हैं, जो टॉप रूलिंग क्लास है, जाहिर है कि उनके घर तो पाकिस्तान में होते हैं, और उन्हें कभी भी विदेश में जाके शरण लेनी पड़ सकती है, तो वहां भी व्यवस्था रखते हैं।
तो उन्होंने ये जो सैलरी अपनी बढ़ा दी है, मैं उससे जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो लेकिन संजू ruling class श्रीवास्तव है, जी, जो एक leadership सवाल ये उठता है कि अपने क्या हितों को सर्व पाकिस्तान करता है। क्या पाकिस्तान अपने ऊपर जो कर्ज है इसको कभी चुका पाएगा? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे, और कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं, चुकाने का कोई तरीका नहीं है। सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस है लगातार गहरी होती जा रही है। कर्ज का जो एक बहुत बड़ा बोझ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में तो पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी गिरवी रखनी पड़ेगी। और जो तिवारी सर ने कहा, ये तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी कि यदि कभी ऐसी स्थिति आई, तो ऐसे में तो अमेरिका की स्नैच एंड ग्रैब स्ट्रेटजी भी जो है अमल में आना शुरू हो सकती है, और उसके लिए मुझे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स अगर खतरे में पड़े तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको स्वीकार नहीं करेगी। और तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बेहतर ये होगा कि वो अपने गिरेबान में और अपनी स्थितियों को बेहतर करने पर ध्यान दें, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कभी नहीं किया। वहाँ के हुक्मरानों ने अपनी समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए और अपनी स्किल्स को बचाने के लिए भारत का जो फ्रंट इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये इस नए भारत को स्वीकार नहीं है। और डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत आपकी सेना के अध्यक्ष ने और सेना के जो पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने जो भारत के ऊपर ये हमला किया है, जाहिर है कि ये भारत को स्वीकार नहीं है, और ये नया भारत ऐसे हमलों को स्वीकार नहीं करेगा, और इसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत के हमले को लेकर दहशत में पाकिस्तान है। युद्ध के डर से पीओके में लोग राशन का भंडार कर रहे हैं। पीओके में बड़ी मात्रा में राशन का जो भंडारण है वो जारी है, और पीओके के प्रधानमंत्री ने लोगों को ये कहा था, 2 महीनों का राशन इकट्ठा करने का निर्देश दिया था, और जिसके बाद लोगों की एक लंबी कतार जो है वो पीओके में राशन की दुकानों पर देखने को मिल रही है। एक बड़ी कतार लोगों की राशन की दुकानों पर देखने को मिल रही है। हुसैन जावेद साहब, एक बड़ी कतार लोगों की मिल रही है। थोड़ी देर में वो वीडियो भी प्ले अप करते हैं। बड़ी लंबी कतार है राशन की दुकानों पर, जंग शुरू नहीं हुए और ये हालात। ये बहुत अच्छी बात है ना। ये तो एक तरह की फॉरवर्ड थिंकिंग है कि आपको हर तरह के हालात के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो ऐसा करें तो अपनी मर्जी से करें, किसी ने उनको मजबूर तो नहीं किया। और इस वीडियो से वो तमाम बातें भी ना जो इंडियन मीडिया की हैं कि पीओके वाले तो इंडिया का स्वागत करने के लिए तैयार है, वो भी बिल्कुल खराब हुई कि लोग स्टॉक करें कि इंडिया के खिलाफ हम हर तरह से तैयार हैं। तो देख ले, ये असल पीओके नहीं, वो स्टॉक इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है, अब इंडिया जब भी स्ट्राइक करे, हमने तो समय तारीख आपको बताई नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा समय और पाकिस्तान का अन्न खा ले, उसके बाद खाना तो हिंदुस्तान का है। यही सोच रहे हैं वो। चले ठीक है सर, ये तो वक्त बताएगा। आप हमें समय ना बताएं, तारीख ना बताएं, थिएटर कमांड के बारे में उसमें ज्यादा मजा आता है कि आपको समय भी नहीं बताए, तारीख भी नहीं बताए, और आपको पता है कि हमला जरूर होगा। इसमें तो और ज्यादा मजा आ रहा है। आप रोज रात को ये सोच के सोए, आप रोज रात को ये सोच के सोए कि आज हमला हो जाएगा, फिर सुबह हो गई, फिर सोचे आज तो जरूर होगा। इसमें ज्यादा मजा आ रहा है हमें। आशीष भाई बहुत अच्छी नींद आती है। इसीलिए सूचना प्रसारण मंत्री जो आपके हैं रात में उठ जाते हैं और कहते हैं कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर देगा। आप ही के मंत्री है ना, हमारा तो कोई मंत्री इस तरह का बेतुका बयान नहीं देता है, आप ही के मंत्री हैं। क्यों नहीं देते आप बिल्कुल, आप देखें, एक मंत्री का बयान बता दीजिए। मैं तो आपको दावे से कहता हूं, एक मंत्री का बयान बताइए, एक मंत्री का बयान बताइए। बता रहा हूं, आपके कर्नाटका के जो वजीर हैं जहीर साहब, मैं मंत्री की बात कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री की बात कर रहा हूं। मैं खुद कुछ समझावट करके था। अब यार ये तो छोड़े यार भाई, मैं केंद्रीय मंत्री की बात कर रहा हूं, मैं केंद्रीय मंत्री की बात कर रहा हूं। आप बताइए तो, एक केंद्रीय मंत्री बताइए, आप रक्षा मंत्री बताइए, आप गृह मंत्री बताइए, आप प्रधानमंत्री बताइए, एक तो बताइए। बिल्कुल, आपके केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो अभी तक स्टेट ऑफ शॉक में कि 22 अप्रैल के बाद हमें सबूत तो मिले नहीं। वो इस अरे घबराइए मत, डोजियर तैयार हो रहा है, डोजियर दिया जाएगा। और ये जो 9 मई को बैठक होने वाली है ना, कर्ज नहीं मिलेगा आपको हुसैन जावेद साहब, डोजियर तैयार हो रहा है, घबराइए मत। हमारे हवाले करें, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें। जी अनुज माथुर जी कुछ कह रहे हैं जी। जो पाकिस्तान का रिएक्शन है परमाणु हथियार से लेकर के और राशन को स्टॉक करने तक
का वो रिएक्शन इस बात का प्रमाण है कि आपका इसमें हाथ था, और चूंकि आपका इसमें हाथ था तो अब आपको लगता है कि भारत रिएक्ट करेगा, और इस वजह से आपने 55,000 करोड़ पिछले 10 दिन में खर्च कर दिए। वैसे ही ड्विंडलिंग आपकी इकोनॉमी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि रीजन में स्टेबिलिटी रहे, तभी दोनों देश इकट्ठे होकर के आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं आशीष, कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो। डायरेक्ट ट्रेड बहुत कम था, मिनिस्क्यूल था, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रेड बहुत ज्यादा था। उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। कल जो शाम का डिसीजन था उसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। आवश्यकता आप देख रहे हैं जी। एक बड़ी खबर आ रही है, उस पे ओपी तिवारी जी आपका रिएक्शन लूंगा। भारत के हमले को लेकर पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तानी नौसेना ने जलाभ्यास किया है। जलाभ्यास की नई तस्वीरें सामने आई है। कराची के स्काई व्यू टावर्स के सामने की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, पाकिस्तानी नौसेना ने जल अभ्यास किया है, उसकी तस्वीरें कराची के स्काई व्यू टावर के सामने। ये तस्वीरें जो हैं वो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो कराची के स्काई व्यू टावर्स के सामने की हैं। ओपी तिवारी जी, इस पर आपका रिएक्शन। पाकिस्तान की नौसेना की तरफ से भी युद्धाभ्यास किया जा रहा है, लेकिन नौसेना कहां तक टिक पाएगी पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान की नौसेना एक्चुअली वीक लिंक है, बहुत ज्यादा वीक है, बिकॉज इनका थोड़ा सा टारगेट है, उसके अनुसार इन्होंने कितना डेवलप करने की कोशिश की है, कीपिंग दैट इन माइंड। इन्होंने अपने एयरफोर्स में जहाज लेने की जरूर कोशिश की, आर्मी की बढ़ाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन नेवी इनके पास बहुत ज्यादा कमजोर है। और जहां तक भारत नेवी का सवाल है, भारत भाई ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों देखती है, लेकिन ईस्ट कोस्ट हमारा डायरेक्ट थ्रेट पर नहीं है, वेस्ट कोस्ट पर है। तो हमारी नेवी तो कई टाइम से ज्यादा है, तो हमारा पूरा फोर्स वहां डिप्लॉय हो सकता है, और नेवी को तो एक दिन भी नहीं लगेगा खत्म करने के लिए। जैसे एयर में कहते हैं कि एयर सिक्योरिटी जब एयरफोर्स गेन कर लेती है तो आराम से अटैक करके खत्म करते हैं, तो नेवी का भी है ये पूरे सी में, अरेबियन सी में ये पूरी सुपीरियरिटी गेन कर ली है। नेवी का कुछ भी चलेगा, सबको बर्बाद कर दिया। अच्छा, इसमें भी फालतू ईंधन लगा रहे हैं, युद्धाभ्यास की तस्वीर दिखा के। कम से कम जंग के लिए बचा के रखें, पता चले उस समय ईंधन ही ना हो, चल ही ना पाए। ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी आवाम को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं कि हम में भी ताकत है, लेकिन वहां की आवाम तो काफी समझदार है, और जिस तरीके से सफर कर रहे हैं, उनका डर सिर्फ एक ही डंडे के डर से ये चला रहे हैं। लेकिन कब तक डंडा चलेगा, मुसीम साहब भी, जावेद साहब भी बताएंगे कि डंडे से कब तक पाकिस्तान के लोग डरेंगे। हुसैन जावेद साहब, एक डंडे से पाकिस्तान के लोग कब तक डरेंगे, जरा बता दीजिए। नहीं, असल में पता है क्या, असल में शीश प्रॉब्लम ये है कि हमारी कौम को ना डर ही नहीं लगता, कभी भी डर किसी चीज से लगता ही नहीं है। इस कौम का मसला भी ये, इसकी क्वालिटी भी यही है कि डर नहीं लगता। तो ये छोड़ दे कि क्या है क्या नहीं, वो मैं देखता हूं, क्योंकि वो सरहद पार करके भारत में मरने ही आते हैं वो आतंकवादी। इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखूंगा। देखिए, आतंकवादियों को तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ना कोई देश होता है ना कोई मजहब होता है, चाहे वो आपकी तरफ से हमारी तरफ से है। लेकिन फिर भी एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवादियों को पैदा करता है, और ऑन रिकॉर्ड मानता है कि 30 सालों से हमने आतंकवादियों को ही पैदा किया है, पाला है, पोसा है, ट्रेनिंग दी है। इस बात को मानते हैं ना, कि उस मुल्क का नाम भी बता दो। बिल्कुल, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन इस बात को मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा बलिदान अगर दिया है वो पाकिस्तान ने दी। अच्छा, सबसे ज्यादा बलिदान आतंकवाद के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के समर्थन में। मुझे लगता है कि यहाँ टाइपो एरर हो गया शब्दों को बोलने में। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे फाइनल कमेंट। वो अपनी आने वाले समय की जो विफलताएं हैं, जो पहले की विफलताएं हैं, उसका जो ठीकरा है वो पॉलिटिकल लीडरशिप पर फोड़ने की पहले से तैयारी करके रखना चाहते हैं, ताकि उनकी जो अभी हार होने वाली है, अभी जो उनकी जो बड़ी जो भारत की कार्रवाई होने वाली है, उसमें जो भी उनकी आलोचना होगी, उसका जो सारा ठीकरा पहले से ही वो पॉलिटिकल लीडरशिप पर फोड़ेंगे। और अल्टीमेटली अगर शहबाज शरीफ और उनकी सरकार को इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सेना अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती है। सारी कवायदों को करने के प्रक्रिया में ये आपात बैठक को मैं देखता हूँ। और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो पूरी सोच है, वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ के रियल रूलर्स की बेहद नकारात्मक सोच है, और इसी तरीके की सोच की वजह से पाकिस्तान लगातार रसातल में जा रहा है, कई विखंडन की स्थितियों में जा रहा है। और भारत के ऊपर तो हमला करके एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ही ये हमला किया गया है, लेकिन उन्होंने भारी भूल कर दी है, भारी गलती कर दी है।
और जाहिर है कि उसकी जो सजा है उसको वो भारत उन्हें मिलेगी अवश्य मिलेगी। देगा। अनुज माथुर जी और 30 इसकी- सेकंड, क्योंकि देखिए समय ज्यादा हो रहा है। 30 हाँ, सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल 30 सेकंड में दो बातें बताऊंगा। मैंने कल भी बताई थी, एस्केलेशन जो है वो शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं हवा देने वाला था। इसी वजह से जो आप इतना 140% का इंक्रीज देख रहे हैं उनकी सैलरीज में वो। और दूसरी बात यह है कि इनके जो प्रीवियस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने इस बात को माना था कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल एमिनेशन में, क्योंकि आर्टिलरी का एमिनेशन है उसमें बहुत ज्यादा कमी है पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो उस कमी को उस रफ्तार से पूरा करने वाली परिस्थिति में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा था। तो इनको इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए। और जो आपने शुरुआत की थी कि उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए 4 दिन से ज्यादा का इंटेंस फायर नहीं है, ये बात बिल्कुल इसीलिए सच वो है। बार बार जानते हैं। एटॉमिक बम की धमकी दे रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 96 घंटे से ज्यादा वो लगातार लड़ाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बार बार वो एटम बम को बीच में लेकर आ रहे हैं। अनुज माथुर जी आपका, ओपी तिवारी जी आपका, हुसैन जावेद जी आपका और संजीव श्रीवास्तव जी आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान उसके बावजूद 5,000 करोड़ रुपए केवल दिखावे में खर्च कर चुका है। वो दिखावे में इसलिए ताकि देश की जनता को यह लगे कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है, जबकि पाकिस्तान पूरी तरीके से खोखला है और पाकिस्तान महज 4 दिनों तक ही लगातार युद्ध कर सकता है